रामविलास पासवान जी इन चुनावों में नहीं रहेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन शायद उसका सबसे बड़ा दर्द एक बेटा ही महसूस कर सकता है, जिसे एक दोहरा दायित्व इस समय निभाना पड़ रहा है। आज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है कर्मकांड के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, लेकिन आपका दिमाग दो जगह बंटा रहेगा। एक जो उनका लक्ष्य था और एक जो उनकी मुक्ति। उनका लक्ष्य भी था और उनका आखिरी सपना, अंतिम इच्छा। मुझे याद है कि पापा से जब तक मेरी बात होती थी, टिल द टाइम ही वाज नॉट वेंटिलेटेड एंड ही वाज टॉकिंग एंड ही वाज स्पीकिंग, तो हम लोग घंटों घंटों बैठ के हम लोग यही सारी बातें करते थे। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने फैसला लिया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही पापा ने मुझे कहा था कि तुम डर क्यों रहे हो अकेले जाने से। 2005 में देखो, मुझे कोई डर नहीं था, मैंने अकेले निर्णय लिया और मैं गया। और तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों डर रहे हो, क्यों बार बार बैठकें कर रहे हो, ये कर रहे हो। क्योंकि हम लोग संसदीय बोर्ड और ये सब बैठकें, राउंड्स ऑफ मीटिंग हम लोग की हुई थी, तो पापा यही कहते थे कि अकेले निकलो और अकेले चलने से कभी डरो नहीं। अगर तुम्हारी राह सही है, तुम्हें अगर विश्वास है उस पर, कल को ये नहीं होना चाहिए कि किसी निर्णय को लेकर तुम पछताओ कि तुमने उस वक्त वो वक्त था और तुमने वो निर्णय नहीं लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेना चाहिए तो तुम्हें जरूर ये फैसला लेना चाहिए। और मुझे याद है कि उसके एक दिन दो दिन के बाद ही पापा वॉज वेंटिलेटेड, एंड वही समय था जब मुझे फैसला लेना था। और उस दिन पापा से बात नहीं हो पा रही थी, और उस दिन समझ में नहीं आया मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। पापा ही बोल रहे थे इस फैसले को लेने के लिए, आज जब लिया तो उनको मैं बताऊँ कैसे। तो मेरी मॉम ने बोला कि नहीं जाओ, पापा के पास जाओ, बेहोश हैं पर सुनेंगे समझेंगे सारी बातें, ही विल गिव यू सम साइन। तो उस रात मुझे याद है कि लंबे समय तक, घंटों तक पापा का हाथ यूं हाथ में पकड़ के उनके बेड के पास मैं बैठा रहा और उनको सारी बातें मैंने बताई कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड आई नो कि वो मेरे साथ हैं, खुश होंगे, उनको इस बात का गर्व जरूर होगा कि उनके बेटे में इतनी हिम्मत है उन्हीं की तरह, कि 2005 में जैसे उन्होंने फैसला लिया, मैंने भी वही फैसला लिया। और बस उम्मीद करता हूँ उनके आशीर्वाद से मेरा फैसला सही भी रहेगा। आपने कहा कि ऐसे समय पर जब उन्हें साथ रहना चाहिए था, वो अकेलेपन का डर आपको इस समय लग रहा है? क्योंकि न सिर्फ पिता गए, बल्कि बहुत टफ आपने डिसीजन लिया कि गठबंधन के बिना जाऊंगा। डर नहीं है, ईमानदारी से बोलूंगा, डर 1% का नहीं है। उनकी कमी बहुत खलती है। मैं अभी भी कभी भी अगर अकेला महसूस करता हूँ तो पापा की तस्वीर के पास जाके बैठता हूँ, उनको सारी बातें बताता हूँ, रोज करता हूँ, रात में बैठ के घंटों उनकी बातें करता हूँ। तो अकेलेपन का डर नहीं है, मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी कमी जरूर महसूस होती है बहुत। पार्टियां नहीं है, आपको इस समय एक दोहरा जीवन जीना है कि अपना पर्सनल लॉस भी है, लेकिन पार्टी को भी देखना है, क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत सारे कार्यकर्ता, उम्मीदवार सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसे में वो अकेलापन जो जिस पार्टी के लिए आप कहते हैं कि आप खड़े हैं, भले ही गठबंधन में नहीं, वो आपको वोट काटने वाला कह देती। दुख है मुझे इस बात का, नाराजगी नहीं है। और नाराजगी इसलिए नहीं है श्वेता जी, क्योंकि मुझे पता है कि आवाज भले उन नेताओं की है, पर वो शब्दावली कहाँ से आ रही है, वो सोच कहाँ से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते, वो दूसरों से बुलवाते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा, जब सुशील मोदी जी के साथ वो बैठे थे, तो मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी को कह रहे थे थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको। तो वो दूसरों से वो कहलवाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है। तो जितने भी नेता इन तमाम बातों को कह रहे हैं, मेरी उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, दुख है। अभी 10 दिन भी नहीं हुए जब पापा को ये सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, इतने भावनात्मक ट्वीट्स कर रहे थे, सब कर रहे थे, और आज 10 दिन भी नहीं बीते और ये उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 दिन पहले तक यही लोग मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे आगे बढ़ने के लिए दिलासा दे रहे थे, हौसला दे रहे थे। और आज मुझे बस दुख इस बात का है कि पापा जहाँ पे भी होंगे, उनको ये सुन के नहीं अच्छा लगेगा। देखिए, हर कोई अपनी पार्टी से जुड़ा होता है, और पापा ने मुझे सिखाया, और मैं मानता हूँ मेरी पार्टी मेरी माँ है। और आप अगर उनके लिए अगर आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें, आप बोलिए ना, आप मेरी नीतियों से शायद सहमत नहीं हो सकते, मुझ पे नीति को लेकर जितनी मेरी आलोचना करनी है कीजिए। बोलिए कि मेरा बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट सही नहीं है, बोलिए कि मेरी कार्यशैली सही नहीं है, बोलिए कि मेरा शिष्टाचार सही नहीं है, पर इस तरीके से सीधा आरोप लगाना, अगर इतने ही वोट कटवा थी हमारी पार्टी, तो क्यों आपने 2014 से लेकर अभी तक हम लोग को साथ रखा? क्यों 2015 में हर मंच पर आपने हम लोग को घुमाया? क्यों 2019 में पापा, प्रधानमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, क्यों हर मंच एक साथ इन्होंने साझा किया, सारी जगह इन्होंने इकट्ठे भाषण दिए? आज जब मैंने आपके भी नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, और देखिए मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि शायद मैं
मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मक्खन लगाने की परिकाष्ठा मैं पार कर रहा हूं जब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बोलता हूं कि मैं उनका हनुमान हूं या मेरे दिल में वो बसते हैं। पर मैं और क्या करूंगा श्वेता जी, जब कोई नहीं था मेरे पास, प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। जब मैं अकेला हॉस्पिटल में आईसीयू के कमरे के बाहर खड़े होकर जब मैं रोता था तो उस वक्त से प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आता था। कोई दिन ऐसा नहीं है जब दिन में 2 बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन नहीं किया। पिताजी की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने पिताजी को सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद कहा जाता है कि पापा ही एक ऐसे हैं जिनको इस तरीके से मिलिट्री ऑनर मिला, तो जो सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं कैसे आज मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं, और मैं क्यों बोलूं उनके खिलाफ। प्रकाश जावड़ेकर बिना मोदी जी के जानकारी में ऐसी बात कह सकते थे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं तमाम इन नेताओं को मैं स्वतंत्र भी करता हूं कि जितना बोलना है आप अपना गठबंधन धर्म निभाइए, और मेरी वजह से किसी धर्म संकट में कोई ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि ये राह मैंने खुद चुनी है। कठिन डगर है, पर ये मैंने खुद ही चुनी है, और इसके लिए मैं किसी को मैं दोषी भी नहीं ठहरा सकता। मैं ये उम्मीद भी नहीं रख सकता, ये उम्मीद रखना भी मेरे लिए गलत होगा कि भैया जिनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, बट उनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, और वो जिनके साथ है मैं उनके खिलाफ हूं। तो इसलिए मैं किसी को भी मैं ये दोष नहीं दूंगा। जिनको जितना बोलना है, बल्कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की भी सभाएं हैं, और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट करता हूं कि वो भी किसी तरीके के धर्म संकट में नहीं पड़े, अपना पूरी तरीके से गठबंधन धर्म निभाएं, और उनको जो उचित लगता है और उनके उचित लगने में और मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरे खिलाफ उनको भी अगर शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े जरूर करें, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता करें। बस शब्दावली थोड़ी सी ठीक रखें। पापा नहीं है तो वोट कटवा जरूर चुभता है। मुझे मालूम है कि आज संस्कारों के हिसाब से आपके लिए बहुत अहम दिन है, इसीलिए मैं आगे का हिस्सा यानी इंटरव्यू में आगे जो मैं आपसे आगे के संकल्पों और आगे का रास्ता जब आप अब सड़कों पर निकलेंगे चंद रोज में, उसका हिस्सा पूछूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो फैसला है वो एक प्रीमाइस पे बेस्ड है कि कल के दिन में बीजेपी को ज्यादा सीटें आएंगी, जेडीयू को कम आएंगी, और आपको लगता है एलजेपी एक किंग मेकर की स्थिति में रहेगी, जो बिहार की राजनीति में ये शब्द ही किंग मेकर बहुत बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पापा बोलते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। मैं भी अपने आप को परखने ही निकला हूँ। शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलूंगा, नहीं होगा तो वहीं मारा जाऊंगा। और मुझे इस बात का डर नहीं है। इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे 1% का डर नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है। श्वेता जी, आप भी पूरा बिहार घूमिए, आप हैं यहाँ की, दशकों से आपने देखा है कि क्यों बिहार की स्थिति वैसी की वैसी ही है। क्या बदला है बिहार में? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। और आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया लालू जी ने क्यों नहीं अस्पताल बनाए। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी, 15 साल में अब तो जवाबदेही आप ही की बनेगी ना। संकल्प तो है, पर एक नए संकल्प की शुरुआत यहां से हो रही है। चिराग, इकलौती पार्टी है आप पूरे बिहार चुनाव में जो अकेले चुनाव लड़ रही है, बाकी सबके पास कोई ना कोई गठबंधन है। इतना तो श्रेय थैंक यू आपने मुझे दिया कि कम से कम इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं अकेले इस रण में उतरा हूं। मैं तो कितनी बार मैं मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं कि भाई आप 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर और अपने कार्यों पर आपको होना चाहिए कि रणभूमि में आप अकेले उतरिए, सामने आइए, अकेले उतरिए। बल्कि भाजपा को भी मैंने इस बात का मैंने आग्रह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले उतरे, इतना बड़ा नाम है उनके पास प्रधानमंत्री जी के तौर पर, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले चुनाव में उतरती तो मुझे लगता है कि सब उतरते अकेले अकेले, और उसके बाद देखते जनता का समर्थन किसको है। बट हाँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, और जैसा मैंने कहा कि पापा ही बोलते थे शेर का बच्चा है जंगल चीर के निकलेगा। पर क्या कारण है कि 5 सीटों पर, सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ लेकिन आपने उतारे हैं कैंडिडेट? जी, वो ऐसी सीटें हैं जहां पर मेरे लिए मजबूरी थी। मतलब मेरे 2 तो मेरे सिटिंग ही है, मैं अपने सिटिंग विधायकों की सीट में कैसे काटता, और बाकी सीटें ऐसी हैं जहां पर हम लोग की मजबूत तैयारी थी,
और मेरे कुछ ऐसे मजबूत साथी थे जिनके लिए चुनाव लड़ाना, और बल्कि इन्हीं लोगों के लिए ही ये सारी मेरी मेहनत भी थी। लोग बोलते हैं कि भैया ज़्यादा सीटों की मांग करता है, अगर मैं कभी ज़्यादा सीटों की मांग अगर मैं कहता हूं तो यही मेरे साथी हैं जिनको मेरे लिए लड़ाना ज़रूरी है। पार्टी में अगर मैं इन लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाऊँ, इन लोगों को अगर मैं चुनाव नहीं लड़ा पाऊँ, तो फिर उसके बाद पार्टी रखने का या पार्टी चलाने का मेरा मतलब ही खत्म हो जाएगा, अगर मैं इन लोगों को वो सम्मान नहीं दे पाऊँ जो ये चाहते हैं। तो ये ऐसी 5 सीटें पहले से ही चिन्हित थी। इसकी जानकारी मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले ही दे रखी थी कि इसमें हम लोग फ्रेंडली फाइट पर शायद हम लोग को उतरना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, भाजपा लोजपा मैं मान के चलता हूँ कि एक ही है, जो भी जीते। अपने लिए कोई टारगेट रखा है सीटों का, कितना हासिल करना? मेरा मुझे पता है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसके साथ ये सीटें अपने आप संभवतः आएंगी। कोई बात पहले बोलकर मैं बिहार की जनता की बुद्धि विवेक को मैं चुनौती नहीं देना चाहता, बट हाँ मैं मानता हूँ कि जिस राह पर हूँ सही सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट हाँ, मेरा पहला लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड के हर एक प्रत्याशी को हराना जरूर है। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री को कम से कम पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता हूँ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है फिर? आपके सामने कौन है? आपके सामने आरजेडी कांग्रेस है, आपके सामने नीतीश कुमार हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हारते हैं तो बीजेपी कैसे जीतेगी? दुश्मन थोड़ा सा ज्यादा कठोर शब्द हो गया। चुनौती मेरे सामने मुझे लगता है कि सबसे पहले भारतीय ये जनता दल यूनाइटेड के ही लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के सामने मैंने प्रत्याशी दिए हैं। संभवतः उस सीट पर जरूर महागठबंधन के भी लोग होंगे। पर ईमानदारी की बात है श्वेता जी, महागठबंधन पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है। राजद कांग्रेस की अगर आप बात करें तो एक लंबा समय हो गया, और 12 साल में तो एक युग बीत जाता है। 15 साल हो गए उनको सत्ता से बाहर। आज ये कहना कि भैया लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए, या उस वक्त जंगल राज था, आप दूसरे की लकीर को छोटा कर कर अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते। मेरी अपेक्षा मेरे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और इतने अनुभवी मुख्यमंत्री से ये थी कि वो अपनी लकीर को इतना बड़ा करें कि वो मापदंड बने आने वाले समय में, जो अगले पीढ़ी जब आएगी टेक ओवर करेगी, उनके लिए इनका कार्यकाल एक मापदंड होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। सामाजिक न्याय को लेकर बिहार में आंदोलन भी हुए हैं और नेता भी खड़े हुए हैं। रामविलास पासवान जी भी उनमें से एक चेहरा रहे हैं। आज कितनी सामाजिक क्रांति आपको दिखती है बिहार में? आपको कितनी वो कमी दिखती है? क्योंकि कुछ होती हैं योजनाएं जो कागज पर रह जाती हैं, लेकिन जमीन पर जाकर देखिए तो सबकी हालत वही। सामाजिक न्याय की परिकाष्ठा या परिभाषा आज की तारीख में ये है कि आपकी हत्या होगी तो आपको रोजगार दिया जाएगा। ये सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय जातीयता को और बढ़ाना नहीं हो सकता। दलित को महादलित करना, पिछड़ा को अति पिछड़ा करना नहीं हो सकता। आपको सर्व समाज की आपको बात करनी होगी। आपको सबको एक साथ, आपको इंक्लूसिव राजनीति करनी होगी। अगर आप लोगों को आप अलग अलग बांट ही देंगे, आपने उनमें भेदभाव कर ही दिया। आपने तो दलितों में, पिछड़ों में जिस तरीके से आपने बंटवारा किया, क्यों आप सबको एक साथ लेकर? पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर भारत में कोई एक जाति है तो वो सिर्फ एक, जो गरीबी है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, और मैं मानता हूं इस बात को ईमानदारी से। जब तक आप हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, क्यों आप इस तरीके की योजनाओं का आप जिक्र करते हैं कि भैया किसी के परिवार में हत्या हो तभी आप उनके यहाँ रोजगार देंगे? क्यों आप इस तरीके की सोच को भी किसी के मन में डालने की आप कोशिश करते हैं? क्यों आप एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते जहां पे बिना किसी जातीयता के भेद के हर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास आजादी के 70 साल के बाद भी पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है, उसको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए? उसके लिए योजना क्यों नहीं बनाते? राजनीति से अलग आपने कहा होते हैं रिश्ते, और इसीलिए आपने नीतीश कुमार के लिए ये भी कहा है कि अंत्येष्टि के समय या फिर पिताजी जब आपके बीमार थे उस समय उनकी तरफ से आपको वो प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। तो राजनीतिक द्वेष को देखते हुए, उस प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, क्या तेजस्वी जो आपके समकक्ष हैं, तेज जो आपके समकक्ष हैं, इन सब ने आपसे बात की, सांत्वना दी? क्योंकि रिश्ते तो उनसे भी रहे। नहीं, बिल्कुल। और मतलब तेजस्वी उस दिन जब एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, वो आए, गले लगे। मैं उम्मीद कर रहा था उस दिन सुशील मोदी जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया। नित्यानंद राय जी वहाँ पे मौजूद थे, जितने और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था और हम लोगों ने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग की राजनीतिक, पापा के साथ मैंने हमेशा देखा कि विचारों की असहमति हमेशा रहती है, पर व्यक्तिगत उनके सबके साथ अच्छे रिश्ते थे। तो मुझे नहीं लगा था कि राजनीतिक द्वेष ऐसा होगा कि उसके बाद व्यक्तिगत खटास इतनी आ जाएगी कि मुझसे नजरें नहीं मिलाएंगे। वो सारे विजुअल, सारे कैमरामैन वहाँ पे मौजूद थे, कैमरास मौजूद थे। मैंने उनको प्रणाम भी किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। अंतिम सवाल ये कि अब अगला क्या? अब जब आपको निकलना पड़ेगा, आप गांव-गांव, देहात, गली, मोहल्ले, हर जगह जाने वाले हैं चिराग? बिल्कुल। और मेरी अधिकांश मैं कोशिश करूंगा कि मैं सड़क मार्ग से मैं जितना जाऊं,
मेरी मुख्यमंत्री जी से भी इसी बात को लेकर थोड़ी सी शिकायत रहती थी। हाँ, हेलीकॉप्टर से पार्टी के मेरे बाकी नेता जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं सड़क मार्ग से जाऊं। होता क्या, आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, मंच पर आप जाते हैं, जनता से संवाद होता ही नहीं है, जनता तो सामने ही खड़ी रह जाती है, आप अपनी बातें बोलकर आ जाते हैं। यहाँ पर जरूरी है बिहारियों की बातों को सुनना, उनका सुनना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या समझना चाह रहे हैं। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा भी इसी सोच से की थी, और यात्रा से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला भी था, और मैंने उनको कहा था कि सर, एक लंबे समय के बाद कोई सहयोगी या सरकार का कोई अंग इस तरीके से सड़क मार्ग से निकल रहा है, संभवतः जनता का आक्रोश होगा, सुझाव होगा, जानकारियां होंगी, मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप देखिएगा कि उसमें से कितनी चीजों का हम लोग समाधान ढूंढ सकते हैं। पर उस यात्रा को ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बिगनिंग ऑफ अलगाव के तौर पर उन्होंने ले लिया कि मैं शायद अपनी अलग राह ले रहा हूं, बल्कि मैं सरकार की तरफ से ही उन दिनों में जाता था, और मेरी कोशिश थी कि मैं सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने जनता की समस्या को रखूं। बट बहरहाल चुनाव में भी मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रहेगी कि मैं सड़क मार्ग से ही निकलूं। कभी कोई बहुत अति आवश्यकता पड़ी तो अगर हेलीकॉप्टर से कोई सभा करनी हो, समय की कमी की वजह से, अदरवाइज लोगों से संपर्क। बहुत धन्यवाद।